हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सीयूईटी 2024 के फॉर्म्स कैसे फिलअप करने हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे और बिल्कुल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे फॉर्म भरने हैं और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ से फॉर्म भरना है तो आप गूगल पे सर्च करेंगे सीयूईटी यूजी 2024, तो आपको एक लिंक दिखेगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी exams.nta.ac.in। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये आपका न्यू पोर्टल है जो सीयूईटी यूजी के द्वारा बनाया गया है 2024 के लिए। अब पूरी की पूरी 2024 की आपकी एग्जाम से लेकर काउंसलिंग तक की प्रोसेस इसी पोर्टल के माध्यम से होगी। ठीक, अब यहाँ पर आपको देखिए पूरी चीज़ें आ गई है। इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी अपडेट्स हो रही है क्योंकि डेली नई नई चीज़ें आ रही है, तो वो जो अपडेट्स है मैं फर्दर आपको बताऊँगा। अब अगर हमको फॉर्म फिल करना है तो उन्होंने बोला सीयूईटी यूजी 2024 क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लिक करा। क्लिक करते ही अगर आपने देखा तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि एप्लीकेशन नंबर डालिए। अब क्योंकि आप न्यू यूज़र है, आपके पास कोई बेसिक एप्लीकेशन नंबर तो पहले से है नहीं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे करना पड़ेगा न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे अब वो क्या बोलेंगे, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये वाला इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीयूईटी की वेबसाइट पे आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। देन उन्होंने ये बता दिया है कि फॉर्म के कितने रुपए लगने वाले। 1000 रुपीज़ लगेंगे हमारे 3 सब्जेक्ट के लिए, जनरल वालों के लिए, और उसके अलावा हर सब्जेक्ट के ऊपर 400 रुपीज़ पर सब्जेक्ट लगने वाले हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन का मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं जिसमें मैंने सीयूईटी 2024 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, फीस का, एग्जाम का, टाइमिंग का, सारे कंसेप्ट उसमें मैंने क्लियर कर दिए। अब यहाँ पर हम फॉर्म की प्रोसेस समझते हैं। तो उन्होंने बोला यहाँ पे सब चीज़ें वही सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने बोला हमको ये चीज़ करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड। अब हम प्रोसीड पे गए तो उन्होंने बोला लॉगिंग एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म। डियर कैंडिडेट डोंट यूज योर पेरेंट और रिलेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि आपको आपके ही नाम से एडमिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डालना है तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन डालना है। अब यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आप किसके थ्रू आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास आधार कार्ड हर बच्चे के पास होगा, क्योंकि आधार कार्ड से क्या बहुत सारे नाम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नाम, एड्रेस, ये सब वेरीफाई हो जाता है और उस पर ओटीपी भी जनरेट होता है। तो नॉर्मली अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड पे करिए, आधार कार्ड नहीं है तो डिजी लॉकर है या और कोई भी आईडी है तो आप उनके थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। मैंने आधार कार्ड करा। अब यहाँ पर वो बोलेंगे आधार कार्ड का नंबर आप इंटर करिए। आधार कार्ड का नंबर हम मैं डाल रहा हूँ 4182। जैसे हम आधार कार्ड का नंबर डालते हैं अब हमारे पास एक ओटीपी आएगा हमारे रजिस्टर्ड नंबर पे। तो इस समय आपको वो वाला नंबर जो रजिस्टर्ड है आधार कार्ड में वो आपको लेके बैठना है, क्योंकि वो 10 मिनट के लिए ही ओटीपी वैलिड रहता है। अब मैं अपने नंबर पे देखता हूँ, मेरे पास ओटीपी आएगा आधार कार्ड से। मेरे पास ओटीपी आ चुका है। बिल्कुल मैं आपको इसलिए लाइव करके बता रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कितना समय लगना चाहिए आपको फॉर्म भरने में। अब जैसे ही आप वैलिडेट करते हैं ये डायरेक्टली हमारा जाएगा। उन्होंने बोला रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब लॉगिन कर सकते हैं आप इन क्रेडेंशियल से। अब आप यहाँ देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन मेरा कंप्लीट है, एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट मेरा क्या है, इनकम्प्लीट है। अब जैसे ही मैं एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने पे प्रोसेस करता हूँ तो जैसे मैंने एप्लीकेशन पे क्लिक करा अब ये मेरे पास पूरी की पूरी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। इन सबको मुझे वेरीफाई करना है 1 बाय 1। जो मैंने इन्फॉर्मेशन डाली वो देखेंगे कि क्या सही है या नहीं है। स्टार्ट करते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल से। कॉन्टैक्ट डिटेल में जो हमने डाली है वो उनने पूरा सब देख लिया है। यहाँ तक सब चीज़ें ठीक है, सब हो गया है। आपके पास अल्टरनेट नंबर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपने बोल दिया सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट थी, ठीक है। अगर कंप्लीट है तो आपने बोला आई एग्री और सेव एंड नेक्स्ट पे आपने क्लिक करा। जैसे ही आपने क्लिक करा अब ये हम आगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल हमारी सेव हो चुकी है। नेक्स्ट अब कहाँ पर आगे हम पर्सनल डिटेल पे। पर्सनल डिटेल हमारा ये था, यहाँ पे सब चीज़ें थी यहाँ तक। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कैटेगरी। यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन रहता है। कैटेगरी में आप ध्यान से देखिए, जनरल, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। अगर आप एससी, एससी, ओबीसी में हैं, एसटी, एससी, ओबीसी में, तो आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो उसके लिए आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं जनरल में। यहाँ पे जनरल में 2 चीज़ें, एक जनरल है, एक जनरल ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस क्या होता है मैं समझा देता हूँ। ईडब्ल्यूएस होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। वो बच्चे जिनके पेरेंट्स की एनुअल इनकम 8 लाख से कम है प्लस
जिनके घर का अर्बन और रूरल का अलग अलग क्राइटेरिया है, 1000 स्क्वायर फीट और 1250 स्क्वायर फीट से अंदर आपका घर होना चाहिए, तो आप ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया में आते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कलेक्टर या तहसील या जो भी आपके पास में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जनरल कैटेगरी वालों के लिए 10% कोटा रिजर्व्ड है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। जैसे एसटी एससी ओबीसी का भी एक रिजर्वेशन फिक्स है, ऐसे 10% ईडब्ल्यूएस का भी फिक्स है। तो अगर आप जनरल में हैं लेकिन आप ईडब्ल्यूएस में आते तो आप जनरल ईडब्ल्यूएस डालिएगा, जनरल मत डालिएगा, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका पास के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आप बनवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं ईडब्ल्यूएस डालता हूं ताकि आपको पता रहे क्या होगा। पैन कार्ड की इंफॉर्मेशन थे, मध्य प्रदेश है। अब उन्होंने यहाँ पे क्या बोला, आर यू पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी है क्या। अब इनमें 3 कैटेगरी है, 40% से ज़्यादा वाले, 40% से कम वाले और नो वाले, तो हमने डाल दिया नो। फिर उन्होंने बोला आपके पापा क्या है, तो मैंने बोल दिया पोस्ट ग्रेजुएट है, उनकी मैंने ऑक्यूपेशन बता दी, मम्मी की ऑक्यूपेशन बता दी। एनुअल इनकम अब यहाँ पर उन्होंने बोला है, अगर क्योंकि आपने यहाँ पे इनकम ज़्यादा डाल दी और आप कैटेगरी में हैं तो ये मिसमैच हो जाएगा, इसलिए इनकम डालने के पहले इनकम सर्टिफिकेट भी देखिए कि वहाँ पे आपकी इनकम की रेंज क्या है। तो जैसे मैंने 6 लाख से 7 लाख डाल दी फॉर एग्जाम्पल। एक बहुत नई चीज़ लाया वो, आर यू ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर CUET 2023-24। अगर आप ट्विंस हैं और दोनों CUET के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है दोनों एक दूसरे की पोजीशन इंटरचेंज कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला अगर ऐसा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर यस लिख के ट्विन की भी आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगी, और नहीं तो आप यहाँ पे करेंगे नो। आर यू डायबिटिक, डायबिटिक इसलिए पूछते ताकि मेडिकल इमरजेंसी के लिए वो उस तरह से व्यवस्था कर पाए, तो यहाँ पर हम डालेंगे नो। प्लेस ऑफ बर्थ, अगर आप गांव में रहते हैं तो रूरल डालेंगे, जहाँ पे गांव में जन्म हुआ। अगर आप शहर में जन्म हुआ है आपका तो आप अर्बन डालेंगे, तो मैं अर्बन डाल देता हूँ। आपने कहाँ पर प्रिपरेशन करी, करस्पॉन्डेंस, इंडिविजुअल ट्यूशन, ऑनलाइन कोचिंग, ये वो, तो आपने सपोज ऑनलाइन कोचिंग करी तो ऑनलाइन कोचिंग डाल दीजिए। मीडियम ऑफ स्टडी इन एग्जामिनेशन, आपने 12th क्लास किस मीडियम से पास करी है, तो नॉर्मली इंग्लिश होता है तो हम इंग्लिश डाल देते हैं। जैसे हम आई एग्री करेंगे, आई एग्री करने के बाद यहाँ पर वापस ऑप्शन आएगा 7 नेक्स्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आप दूसरे लेवल को क्रॉस कर चुके हैं। अब हम आगे हैं कहाँ पर, तीसरे लेवल पे, अदर कोटा कैटेगरी पे। ठीक, अब यहाँ पर उन्होंने बोला डू यू बिलोंग टू पॉवर्टी लाइन, क्या आप गरीबी रेखा से नीचे हैं। अगर हाँ तो आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी माइग्रेंट के लिए यूनिवर्सिटीज़ में रिजर्वेशन होता है सारी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, तो अगर आप यस है तो यस लगाने के बाद आपको सर्टिफिकेट चाहिए, अगर नहीं है तो आप नो लगाएंगे। वार्ड ऑफ डिफेंस, ये भी एक कोटा बनता है, अगर आप आर्मी या डिफेंस से रिलेटेड है आपके पेरेंट्स तो आपको वहाँ पर डाल के उनका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, उनकी इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगी, नहीं है तो आप नो करेंगे। क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, अगर आपने एनसीसी में काम किया हुआ है और एनसीसी के सर्टिफिकेट्स है तो आप एनसीसी कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यस, या फिर नहीं है तो आप करेंगे नो। फिर क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, अगर आपने नेशनल लेवल पे कोई स्पोर्ट्स में कंपटीशन जीती है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। लास्ट में आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूनिवर्सिटी में पेरेंट्स अगर आपके किसी भी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं तो हर यूनिवर्सिटी में वहाँ के एम्प्लॉय का एक अलग से भी कोटा होता है अदर देन दिस ऑल रिजर्वेशन, तो वहाँ पर आपको एडमिशन लेने में बहुत फ़ायदा मिलता है। तो अगर आपके पेरेंट्स यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय है तो प्लीज़ उनकी इन्फॉर्मेशन डालिएगा और यहाँ यस कीजिएगा, और अगर नहीं है तो नो डालिएगा, और आई एग्री करके वापस हम सेम प्रोसेस करेंगे, 7 नेक्स्ट। आगे हम गए, ये तीसरी लेवल हमारा क्रॉस हो गया। अब आपसे बोला 10th क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालना पड़ेगी। अब जैसे 2024 चल रहा है तो 2022 में मैंने 10th की होगी तो मैं अभी हाल 2022 डाल दूंगा। रिजल्ट स्टेटस, पास करिए आपने 10th, यस। ईयर ऑफ पासिंग, तो अब यहाँ पर हम क्या डालने वाले हैं, क्योंकि इनने एज लिमिट नहीं है इसलिए वो कोई भी एज लिमिट डाल सकते हैं, तो मैं फॉर एग्जाम्पल अभी डाल देता हूँ 2022 में, क्योंकि आप भी 2022 में 10th पास हुए हैं तो इसलिए मैं आपके हिसाब से बता रहा हूँ। 10th आर इक्विवेलेंट, हमने 10th डाल दी। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, अर्बन है रूरल है, सपोज अर्बन है। टाइप ऑफ स्कूल, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है कि जवाहर, मतलब ये हर एक गवर्नमेंट के बहुत सारे होते हैं, JNU चलता है, JNV चलता है, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय चलता है, प्राइवेट चलते हैं, तो हम नॉर्मली अगर आप कहीं पे नहीं है तो प्राइवेट डाल दीजिए। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री आपने कहाँ पे दी है, इंडिया में दी है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, आपने स्टेट कहाँ पे दिया था, मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश डाल देते हैं। देन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, आपकी डिस्ट्रिक्ट थी सपोज इंदौर, तो आपने इंदौर डाल दिया। फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, आपका MP बोर्ड था, CBSE बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है, जो भी है आपके पास डालिएगा आप। सपोज मैं MP बोर्ड से पास आउट हूँ तो मैंने MP बोर्ड डाल दूंगा, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्कूल और कॉलेज नेम और एड्रेस, यहाँ पर अभी हाल कुछ भी डाल दीजिए, ये कोई वेरीफाई नहीं होने वाला है अभी, बाद में आप अपनी जो मार्कशीट में एड्रेस लिखा हुआ वो आप डाल दीजिएगा। स्कूल कॉलेज पिन कोड अभी आप डाल देते हैं, इंदौर का ही डाल देता हूँ मैं,
ठीक है। ये क्योंकि अभी हाल इसको आप बाद में एडिट कर सकते हैं, ये आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि क्या डालना है। रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर था 10th की मार्कशीट पे, वो आपको डालना रहेगा यहाँ पे। तो सपोज मेरे पास रोल नंबर कितने डिजिट का था 10th की मार्कशीट में, 3 3 6 और 3 9, तो 9 डिजिट का मैं डाल देता हूँ, 3 3 6 3 9। अब जैसे मैंने करा वो तो टिक लगा देगा, वो तो वेरीफाई कराने के लिए बाद में आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करवाएगा, ठीक है। तो वो वाली इंफॉर्मेशन अपलोड होगी, तो इसलिए अभी हाल में यहाँ पर कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है। रिजल्ट मोड, आप 10th पास है, परसेंटेज है, सीपी है, तो सपोज आपने बोला परसेंटेज थे, टोटल मार्क्स 500 मार्क्स की एग्जाम होती थी, और अभी हाल आपके कितने आए, सपोज आपने बोल दिया 400 आए, जो आपके आए डाल दीजिएगा। 12th क्वालिफाई, अब आपने अभी 12th पास नहीं करी, अभी हाल आप 12th अपीयर है, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, अपीयरिंग। जैसे अपीयरिंग डालेंगे आधी चीज़ें हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग या अपीयरिंग, हम 2024 में अपीयर कर रहे हैं। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, अर्बन, टाइप ऑफ स्कूल, प्राइवेट, एग्जामिनेशन, इंडिया, सारी इंफॉर्मेशन सेम टू सेम वापस हमको अपलोड करना है। लक्षद्वीप कहाँ चले गए भैया, हम लक्षद्वीप नहीं जाना है, मध्य प्रदेश, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, इंदौर डाल देते हैं। फिर बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम, सपोज CBSE डाल देते हैं, अभी तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ। ईयर ऑफ स्कूल नेम, यहाँ पर कुछ भी डाल दीजिएगा। पिन कोड डाल दीजिएगा 4452009। रोल नंबर आप वही 9 डिजिट का डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अभी तो वो सब टिक कर देगा, वो तो बाद में आपसे डॉक्यूमेंट बुलाएगा तो उसमें वेरीफाई करेगा। तो आप सही इंफॉर्मेशन डालिएगा, क्योंकि अभी हाल में रॉन्ग इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी हाल 10th मेरी अभी तो पास नहीं हुई थी, मैं तो बहुत पहले पास आउट था। आपको समझाने के लिए अभी लेटेस्ट कैसे भरना है फिल, वो मैं कर रहा हूँ। फिर हम 7 नेक्स्ट पे जाएंगे। जैसे हम 7 नेक्स्ट पे जाएंगे, ये वाला लेवल हमारा क्वालिफाई हो गया। अब आते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी नेम, सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम। सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइम है वो आपको यहाँ देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ गए, लाइन से जितनी भी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, वो सबके नाम यहाँ पर आ जाएंगे। सपोज हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, DU की बात करते हैं। तो DU में बोला प्रोग्राम बताओ, तो आपने बोला आपको जो जो सिलेक्ट करने हैं सब सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, आप सारी यूनिवर्सिटी के सारे कोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। प्लस जिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज है कि सर सपोज हमको DU से BCom ऑनर्स करना है तो कौन कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लगेगा, सर हमको DU से BCom ऑनर्स नहीं करना है, हमको मास कम्युनिकेशन करना है तो कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेंगे। तो आप कहीं पे भी परेशान मत हो, किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, आपका सोल्यूशन मैं यहीं बता देता हूँ। क्या करना है मैं समझाता हूँ, देखो ध्यान से समझना मेरी बात। आपने BCom सिलेक्ट करा, फिर यहाँ करो 8 करने के बाद आपका एक कोर्स आ चुका है। अब जैसे आपने 8 करा, देखो यहाँ पर BCom के लिए उन्होंने खुद बताया कि क्या रिक्वायरमेंट है, कि एनी वन सेक्शन 1 मतलब इंग्लिश वाला, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 और एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 एंड एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 2 और सेक्शन 3। मैं आपको पहले समझा देता हूँ सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 क्या है। सेक्शन 1 होता है लैंग्वेज, लैंग्वेज समझते हो आप, इंग्लिश 13 अपने पास लैंग्वेज थी, इंग्लिश, हिंदी और जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है। सेक्शन 2 होता है आपके डोमेन सब्जेक्ट, और सेक्शन 3 होता है जनरल टेस्ट। 3 चीजें आपको समझ में आ गई। तो अगर आपको BCom के लिए अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में फॉर एग्जांपल, तो आपको तो एक इंग्लिश सिलेक्ट करना है कंपलसरी, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट सिलेक्ट करना है कंपलसरी, 2 चीजें हो गई सिलेक्ट। अब उसके बाद बोला जो ये बीच वाला सेक्शन, इनने क्या क्या आपके पास ऑप्शन दिए, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, या तो 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करो, या एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 प्लस एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 2, या तो आप 3 डोमेन सब्जेक्ट दो, या एक लैंग्वेज और एक डोमेन सब्जेक्ट दे दो, तब भी काम चलेगा। या तो आप 3 डोमेन, जैसे सपोज आप कॉमर्स के हो तो अकाउंट BSc को, या तो आप 3 डोमेन सब्जेक्ट का नाम यहां पे डाल दो, या फिर क्या करो, एक लैंग्वेज हो, अगर आपको उर्दू, हिंदी या मराठी या कोई भी आपको भाषा आती है, उस लैंग्वेज का नाम यहां डालो, प्लस सेक्शन 2 कोई भी डोमेन सब्जेक्ट का एक और ले लो। तो अब आपको समझ में, आपको किसी तरह की कोई वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं बची, आपको सारी चीजें यहीं समझ में आ रही है। बस आपको ये पता होना चाहिए था सेक्शन 1 क्या है, सेक्शन 2 क्या है और सेक्शन 3 क्या है, जो मैंने आपको समझा दिया कि क्या होता है, ठीक है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। अब जैसे मैं 8 करता हूं, एक और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ही 8 कर लेता हूं, तो आपको और मेरी बात समझ में आएगी। सपोज BCom ऑनर्स जो बच्चे सोच रहे हैं कि क्या करना है, मैंने 8 किया। अब देखो BCom ऑनर्स के लिए क्या क्या आ गया, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1, सेक्शन 1 मतलब इंग्लिश, फिर मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी। बहुत सारे बच्चे मेरे को ये रोज मैसेज करते हैं
कि क्या सर बीकॉम ऑनर्स के लिए हमारा मैथ्स होना कंपलसरी है, अप्लाइड मैथ्स नहीं लिया तो हम क्या बीकॉम ऑनर्स नहीं कर पाएंगे। ये लास्ट ईयर था, इस बार उन्होंने उसका ऑप्शन दे दिया है कि अगर आप अकाउंटेंसी भी ले सकते हैं, अगर आपके पास अकाउंटेंसी है तो आपको मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो कॉमर्स वाले बच्चे मैथ्स लेते थे बीकॉम ऑनर्स के लिए, अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं बची बच्चा, अब आप सिर्फ अकाउंट बीए सीको से भी काम चला सकते हैं। तो एक तो आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है, अकाउंटेंसी सेलेक्ट करना है, और एनी टू फ्रॉम सेक्शन 2। अकाउंटेंसी एक डोमेन हो गया, और एक डोमेन हम क्या लेंगे, बीएसओरी को ले लेंगे, हमारे कॉमर्स में ये है। ठीक है, ये बात समझ में। अब मैं बात कर लेता हूँ, अब आप सोच रहे होंगे सर आपने कॉमर्स बता दिया, पीसीएम की बात कर लेते हैं। चलो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हम पीसीएम का चेक कर लेते हैं। सर पीसीएम में दें, हम यहाँ आएंगे तो बीएससी देखने पड़ेगा, बीएससी बीटेक बीएससी। सपोज मेरे पास बीएससी है बायोकेमिस्ट्री, बायो वालों के लिए बायोलॉजिकल साइंस, बायोमेडिकल साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस। सपोज आपको कंप्यूटर साइंस में करना है, जैसे आपने कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करा, ऐड करो। अब वो आपको बताएगा खुद बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस के लिए आपको क्या क्या करना है। एनीवन फ्रॉम सेक्शन 1 मतलब इंग्लिश, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स, यहाँ पर मैथ्स देना तो कंपलसरी है क्योंकि आप पीसीएम बैकग्राउंड से हैं, प्लस एनी टू फ्रॉम सेक्शन 2। इसका बेसिकली मतलब ये है कि पीसीएम ले लो और इंग्लिश ले लो, तो आप यहाँ पर अप्लाई है। नॉर्मली पीसीएम वाले सेक्शन में सब दूर यही है, आप पीसीएम प्लस इंग्लिश के कॉम्बिनेशन ले लो तो जितने भी पीसीएम से रिलेटेड कोर्स है आप हर जगह पर वैलिड हो जाएंगे। अब सपोज एक अपन एमपी की यूनिवर्सिटी ले लेते हैं, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, डीएवीवी। डीएवीवी का नाम नहीं है, राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अच्छा, यहां पर जो यूनिवर्सिटी के नाम आ रहे हैं अभी हाल सिर्फ और सिर्फ आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये जितने भी नाम हैं ये 44 नेम्स ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हैं, और अभी हाल ये अपडेट हो रहे हैं, इसमें स्टेट यूनिवर्सिटीज भी इन फ्यूचर होगी। एंड मैंने आपको एक वीडियो बनाया है, अभी हाल आप जाके देखिएगा, मैं लिंक दूंगा, उसमें मैंने बताया है कि जो इंफॉर्मेशन ब्राउचर है उसमें उन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया है कि आप सारी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट मत करो, आप सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो दे दो, बाद में आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब यहाँ पर अगर उन यूनिवर्सिटी के नाम नहीं हैं लेकिन फ्यूचर में वो यूनिवर्सिटी सीयूटी से एडमिशन लेती है, या आपने ये सारी एक यूनिवर्सिटी भरी है और आपको किसी और यूनिवर्सिटी में बाद में एडमिशन लेना है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप भले एक कोर्स सिलेक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप सारी कोर्स के लिए वैलिड हो। और मैं आपको ये वेरीफाई करके बता सकता हूँ, ये आपके पास इंफॉर्मेशन ब्राउचर है, और इंफॉर्मेशन ब्राउचर में उनने बकायदा एक जगह पर नोट दिया है। ये मैं आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन ब्राउचर बता रहा हूं, और मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन हर बच्चे का है मेरे, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये देखो नोट पढ़ो आप क्या बोला उनने, इसलिए आज के बाद ये डाउट कोई नहीं पूछेगा। कैंडिडेट हु विल बी अपेयरिंग इन सीयूटी यूजी 2024 may participate in the counseling or admission process of any university, institution, organization, even though they have not applied for that university, institution, organization in the online application form of CUET UG 2024। पढ़ लिया? अब ये मत बोलना कि सर हम कितने यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरे, इस बार वो टेंशन खत्म कर दी है, क्योंकि 12th में बच्चे को इतना पता नहीं होता कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरने चाहिए, तो उनने ये वाली चीज समझी, इसके लिए CUET को आपको थैंक यू बोलना चाहिए। लास्ट में बोला हाउएवर द कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी टू विच दे आर सीकिंग एडमिशन। बस आपको यह ध्यान रखना है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी में किसी कोर्स के लिए डोमेन सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो आपने उसका पेपर दिया हो, बाकी अगर आपने फॉर्म में उस यूनिवर्सिटी का नाम फिल नहीं किया है तो भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो अब आप खुश हो जाओ, आपको इतना लोड नहीं है कि अब यहाँ पर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के कॉम्बिनेशन करने हैं, आपको जो जो समझ में आते हैं वो कर लीजिए, बाद में एडिट वाला भी ऑप्शन आएगा और नहीं भी भरेंगे तब भी आप एडमिशन में काउंसलिंग प्रोसेस में अपीयर हो जाएंगे। बस आपको डोमेन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन याद रखना है, ठीक है। इसलिए मैंने ये आपको वेरीफाई करा, और ये एनटीए की ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको लग रहा है कि कोई भी डाउट्स है आपको तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं हम। तो ये हो गई बात, यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई किस तरह से सिलेक्ट करना है। अब हम आई एग्री पे जाएंगे, इसको बाद में हम एडिट कर सकते हैं, तो अभी आपको 2-3 कोर्स करके सिखा दिया मैंने। सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे, तो अब सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे करेंगे उन्होंने बोला यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम डिटेल्स, जो प्रोग्राम डिटेल्स है वो आपने क्या कर दी, सेव कर दी। ओके, अब हम नेक्स्ट कहां पर आ गए हैं, टेस्ट पेपर या सब्जेक्ट सिलेक्शन। बस यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पे टोटल इस बार सिर्फ लास्ट ईयर 10 सब्जेक्ट सिलेक्शन के चांस थे, 10 कॉम्बिनेशन थे, इस बार उनने सिर्फ 6 रखे। 6 में उनने क्लियरली बोला है, ये भी उनने क्लियरली बोला है कि जब आप फॉर्म भरेंगे ना तब आपको कम से कम एक इंग्लिश और एक जनरल टेस्ट तो एटलीस्ट आपको लेना ही लेना है। ये भी यहां पर इंफॉर्मेशन ब्राउचर में है, जो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, मैं आपको सिर्फ वेरीफाई करके बता रहा हूं। ये रहा,
कहीं पे उन्होंने नोट दिया जरूर था, आप वीडियो में देख लीजिएगा, बाकायदा एक जगह पे नोट है जिनमें उन्होंने बोला है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको कम से कम एक इंग्लिश और एक जनरल टेस्ट का कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है डोमेन सब्जेक्ट भरते समय। कैंडिडेट नॉट अलाउड। देखिए यहां पर उन्होंने बोला, क्या बोला, कैंडिडेट मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर में, थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, ये वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, ये वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें डिटेल में समझाया, मैं यहां पे शॉर्ट में बता रहा हूं। मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर आप दे सकते हैं जिसमें 4 या 5 डोमेन सब्जेक्ट हो सकते हैं, इंक्लूडिंग, इनने कंपलसरी बोला, इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट एंड 1 or 2 लैंग्वेज। जनरल टेस्ट होना कंपलसरी है, मिनिमम 1 लैंग्वेज, मतलब आपको 6 में से ये 2 तो फिक्स हैं। अब इसके अलावा आपको सेकंड लैंग्वेज सिलेक्ट करना है तो करो, और उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, पर इंग्लिश और जनरल टेस्ट कंपलसरी है। तो यहां पर आपका डाउट क्लियर हो चुका है कि अब आपको कोई भी फॉर्म भरना है किसी भी यूनिवर्सिटी का तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट तो कंपलसरी देना है। तो अब हम वापस यहां पे आ जाते हैं। टेस्ट 1 में हम सबसे पहले ये है इंग्लिश, और यहां पर इंग्लिश आ चुका है। टेस्ट 2 में हम फिल करेंगे जनरल टेस्ट, जिसका कोड है 501, सबसे लास्ट में मिलेगा आपको जनरल टेस्ट, ठीक है 501। यहां पर आपने इंग्लिश भरा है, आपको जनरल टेस्ट इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश भरेंगे। फिर आपके पास 4 सब्जेक्ट बचे। अगर आपके पास कॉमर्स है तो अकाउंट, बीएस, इको, प्लस एक कोई भी ऑप्शनल, या तो पी ले लो या ईशिप ले लो या जो भी साइकोलॉजी जो भी आपने ले रखा है। अगर आप पीसीएम वाले तो एक तो पीसीएम लेना है आपको, और पीसीएम के साथ आपको एक और क्या लेना पड़ेगा बेटा, या तो इंग्लिश लेना पीसीएम के साथ, या तो पी ले लो, आईपी ले लो, सीएस ले लो, या जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है। अब उनने ऐसा बोला था 3 सब्जेक्ट तक आपके 1000 रुपये लगेंगे। अगर आप 3 सब्जेक्ट देते हैं तो आपको 1000 रुपीज सबमिट करने पड़ेंगे, और उसके बाद हर डोमेन सब्जेक्ट के पास 400 रुपये पर आपके पास सब्जेक्ट बढ़ जाएंगे। ये जनरल वालों की फीस बता रहा हूं मैं आपको। तो सपोज हम तीसरा सब्जेक्ट, या तो हम 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, कोई डोमेन सिलेक्ट नहीं करें, अगर कोई यूनिवर्सिटी सिर्फ इंग्लिश और जनरल टेस्ट से ले रही है। लेकिन अगर वो ले रही है तो अगर आप पीसीएम है तो पीसीएम कर ले, कॉमर्स है तो कॉमर्स कर ले, आपके ऊपर रहेगा। मैं एक सब्जेक्ट कोई भी सिलेक्ट करके बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ईशिप सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे उन्होंने बोला सिलेक्ट ऑफ, बस यहाँ पर इंग्लिश कर लो, और इस तरह से आप कोई भी सब्जेक्ट्स भर सकते हैं। अभी मैं 3 ही कर रहा हूँ, क्योंकि 3 करूंगा तो 1000 रुपये लेंगे, और अगर मैं सारे सब्जेक्ट कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 6000 रुपये लेंगे, 2200 रुपये लगेंगे। 400 × 3 1200 प्लस 1000, ठीक है। टेस्ट पेपर डिटेल सेव है, इसको बाद में एडिट कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या बोला है, बहुत ध्यान से समझिए, ये डिटेल्स भी उसमें है जो मैंने वीडियो बनाया है, उसमें बताया कि कौन कौन से सेंटर किस किस स्टेट पे है। आप जाके वो इन्फॉर्मेशन वीडियो ब्राउजर दे सकते हैं। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन, सबसे पहले हमने मध्य प्रदेश डाला, क्यों, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूं, ये मैंने पहले बता चुका हूं, तो वो मेरे को वही ऑप्शन देगा। अब यहां पर सबसे पहले मैं डालूंगा इंदौर, फिर वापस मध्य प्रदेश, फिर इंदौर के पास मैंने डाल दिया देवास, फिर मध्य प्रदेश, फिर इंदौर के पास मैंने डाल दिया सपोज उज्जैन डाल देता हूं। फिर एक और चॉइस जो सबसे लीस्ट चॉइस है कि आप कहाँ जा सकते हैं, तो आपने बोल दिया भोपाल जा सकते हैं हम, ठीक, और आई एग्री कर दिया, और इसी के साथ हमने कर दिया 7 नेक्स्ट, जो हमारी प्रोसेस है। ये नेक्स्ट लेवल हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्या क्या उन्होंने बोला है बेटा, ध्यान से समझो। लास्ट 2 स्टेप बची है मेरे पास, फाइनल सबमिट और अपलोड डॉक्यूमेंट, वेरीफाई मोबाइल। क्या बोला उन्होंने, फोटो, जो मैंने आपको डायमेंशन बताए थे कि आपके पास जेपीजी और जेपीजी साइज का होना चाहिए 10 KB वाला, और मैक्स साइज होना चाहिए आपके पास 200 KB वाला, ठीक है। मैं एक बार फोटो डाउनलोड कर लेता हूं। अब हम फोटो अपलोड करेंगे। यहाँ पे बोला चूज फाइल, हमने चूज करा, ये मेरे पास फोटो आ गया। अब मैंने ऑलरेडी इसकी प्रॉपर्टी पहले ही इस तरह से सेट करी है कि वो उसी डायमेंशन पे आए। यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया, उन्होंने बोला फोटो हैज़ एन इनवैलिड डबल एक्सटेंशन, काइंडली रिमेन एंड अपलोड अगेन। अब यहाँ पर हमारे को फोटो की जो है उसको डबल एक्सटेंशन, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो इसका नाम दे देते हैं, हम चेंज कर देते हैं इसका नाम दे देते हैं हम 1, और इसका नाम हम दे देते हैं 2, ठीक है, डन। अब हम करते हैं चूज फाइल, ओके 1 2 अभी भी नहीं आएगा, 28/2/24, ठीक है। एक्चुअली क्या है, मैंने डबल बार फोटो को डाउनलोड कर लिया है, इसलिए वो इशू कर रहे हैं 4, ठीक।
अब हम करते हैं अपलोड। करा हमने फोटो ओपन। अब यहाँ पर देखो फोटो ओपन हो गया है। एक स्पेशली ध्यान रखना था, बैकग्राउंड वाइट रखना है आपको फोटो का। और जो मैंने आपको रख रखा है, आपने देखा होगा मेरा पासपोर्ट साइज फोटो अभी मैंने जो रखा है, अब वो वेरीफाई कर रहा है पूरा आपके फोटो का 80% फेस, आपका जो चेहरा है 80% विजिबल है प्रॉपर तरीके से, आपके जो अर्स है वो भी क्लियर है। और न बोला फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली। देख लीजिए आप, मेरा फोटो प्रॉपर दिख रहा है, बैकग्राउंड वाइट है और मैंने यहाँ रखा है। फिर उन्होंने बोला सिग्नेचर। सिग्नेचर भी जो होना चाहिए वो जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, मिनिमम से मैक्सिमम 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। चूज फाइल, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पर स्कैन करके रख रखा है। अब मैंने ये करा। अब वो भी बोला है दिस फाइल इज टू बिग, साइज कैन नॉट एक्सीड 30 KB। अब आपको साइज 30 KB से कम चाहिए, तो अब आप चेक करेंगे साइज 30 KB से कम कैसे आ सकता है। 94 KB का था, 53 KB है, तो इसको हमको छोटा करना पड़ेगा। तो 2 मिनट में इसको छोटा कर देता हूँ। अब हम सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं, जो 4 KB से 30 KB के बीच में हमने इसको कर दिया है एडिट, और इस तरह से हमने अपलोड करा है। उन्होंने बोला सिग्नेचर हैज एन एडिट। अच्छा, डबल एक्सटेंशन वापस आ गया, सेम नाम से मैंने 2 बार कर दिया है, तो इसको थोड़ा सा अपन चेंज कर देते हैं इस नाम को। देखिए बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपके सामने कर रहा हूँ लाइव, ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या गलती होने के चांस है आपके पास, क्या क्या आपके पास इशू आ सकते हैं। तो लाइव आप समझ लें कि मैं हर एक का नाम चेंज कर देता हूं, ताकि आपको कोई भी गलती नहीं हो एग्जाम में। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको समझ ही नहीं आया कि प्रॉब्लम क्या है, इसलिए मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूं। चूज फाइल। अब हम छोटी वाली जो हमारी इमेज है वो ले लेते हैं। अब आप देखिएगा ये एक्सेप्ट कर लेगा, और इसी के साथ हमने पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर ली है। सेव एंड नेक्स्ट पे जाते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे तो लास्ट में वो बोलेगा, क्या बोलने वाला, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द फाइनल सबमिट। अब आपने जो भी इंफॉर्मेशन इतने सारे में डाली है उनको आपको रिव्यू करना है। तो मैंने, और आपको वेरीफाई जरूर करना है मोबाइल नंबर का, ये उनने श्योर बोला है। तो आप सबसे पहले तो अपन वेरीफाई कर लेते हैं अपने नंबर को। 617223 सेंड ओटीपी। ओटीपी सेंड। ओटीपी हमको डालना रहेगा 8983। बहुत स्पीड में आई है ओटीपी, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम वापस कैप्चा चेंज कर देते हैं, क्लियर दिख जाए। 79661 एंड वेरीफाई ओटीपी। मोबाइल नंबर वैलिड हो गया है। अब आप देखिए, अब आपसे क्या बोला है, एप्लीकेशन इनकम्प्लीट बता रहा है। हम एप्लीकेशन पे थे, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, ये देखिए एप्लीकेशन नंबर आ गया, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर हम गए तो अब उनने ये सारी जो इन्फॉर्मेशन, देखिए योर मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड, यहाँ तक आ गया। अब जो हमने ये पूरी इन्फॉर्मेशन डाली है, इसको एक बार आप शांति से पूरा चेक कर लीजिएगा। ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो जो हमने डाली है वो है पूरी। अब उन्होंने बोला सबमिट करना है, मैंने कहा यस सबमिट करना है। और जैसे मैं सबमिट कर रहा हूँ, फिर वापस वो बोलेंगे कि ये वापस आप चेकलिस्ट को वापस क्या करें, वेरीफाई करें कि गलती नहीं हो, ताकि वो 100% श्योर हो जाए कि कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं हो। इसलिए बार बार वो क्या करवा रहे हैं, आपसे चेकआउट करवा रहे हैं। तो मैं बोल देता हूं कि मैंने सारी जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो सही डाली है, और फाइनल सबमिट पे मैं जा रहा हूं। फाइनल सबमिट पे मैं जा चुका हूं। अब लास्ट में उन्होंने क्या बोला है, आपको इतने रुपए करना है, क्योंकि मैंने EWS सिलेक्ट करा था तो मेरे को वहां पे क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, नहीं तो 2200 रुपए मुझे देने पड़ते हैं। ठीक है, अब आपसे लास्ट में उन्होंने बोला है कि आप पे कर देंगे, पे करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ट्रांजेक्शन ID आ जाएगा। और इस तरह से बस पेमेंट वाला ऑप्शन बचा है, मैंने बाकी पूरा का पूरा ऑप्शन कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे जाके आप चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। और ये आप याद रखिएगा, exam.nta.ac.in ये आपकी वेबसाइट है, जिस पे आपको, ये आपकी वेबसाइट है जिस पे से आपको क्लिक करके हमने ये पूरा फॉर्म भरा है। तो उम्मीद है कि अब आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। प्लस सब्जेक्ट सिलेक्शन और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में अब कोई इशू नहीं है, क्योंकि एनटी ने बोल दिया है कि आप बाद में भी अपीयर हो सकते हैं। आपको बस डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्शन में काम करना है। ठीक है, तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करके जरूर जाइए, और कमेंट करके बताइए अब आप कौन सी यूनिवर्सिटी के ऊपर, कोर्स के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहते हैं। प्लस CUET 2024 की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस अवेलेबल है, आप चाहे तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।